हेलो फोर्थ क्लास। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं इसका नाम है विशेषण, मतलब एडजेक्टिव। तो निम्नलिखित को पढ़ो और समझो। वैशाली की फ्रॉक लाल है, रमन का घर बड़ा है, वह वृक्ष बहुत ऊंचा है, मुझे 4 पेंसिल दे दीजिए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको कलरफुल आपको दिखा रखा है। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के द्वारा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो जिस भी शब्द से आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा यहाँ दे रखी है आपको कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो कोई भी वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब पढ़ेंगे विशेष्य। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो जो भी शब्द है जिनकी वो विशेषता बता रहा है वो विशेष्य है। जैसे ईमानदार लड़का, तो ईमानदार तो उसका विशेषण है, लेकिन लड़का क्या है? उसका विशेष्य है। 5 भाई, तो 5 उनकी विशेषता है और विशेष्य क्या है? उसका भाई, क्योंकि भाइयों की विशेषता बता रहे हैं ना 5, तो विशेष्य क्या होगा? हमारा भाई होगा। लाल गुलाब, तो लाल उसकी विशेषता है और गुलाब उसका विशेष्य है। तो ये था आपका विशेषण कि विशेषण क्या होता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगला है आपको विशेषण के भेद। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 5 प्रकार के। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें गुणों की बात हो रही है कि उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो इसकी आपकी परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, दशा या स्वभाव आदि की विशेषता का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन भी शब्दों से आपको ये पता चल रहा है कि उस आदमी के, उस इंसान के अंदर या उस व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, वो अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, ये सारी चीज़ें पता चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है मीठा आम, लाल कमीज, सुंदर चित्र, अभिमानी व्यक्ति। तो इसमें मीठा, लाल, सुंदर, अभिमानी ये सारे क्या हैं? इसके गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो उसके गुण बता रहे हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब अगला है ये विशेषण कई प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। तो ये बहुत सारे प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। जैसे गुणबोधक। गुणबोधक में क्या होता है? जो उसके अच्छे गुण होते हैं, जैसे ईमानदार होना, भला होना, सच्चा होना, सत्यवादी, और ये दिखा रखा है ना सच्चा, भला, दानी, तो ये उसके गुण हैं। अब दोष क्या होता है? दोष होता है जिनको हम बुराइयाँ कहते हैं, जैसे दुष्ट, अनुचित, बुरा, अभिमानी, ये क्या है? उनके दोष है। कालबोधक, काल मतलब समय, नया है, पुराना है, दैनिक है, दैनिक मतलब दिन, और वार्षिक है या साप्ताहिक है, ताज़ा है, नवीन है, तो ये क्या है? उनके कालबोधक हैं। अवस्थाबोधक मतलब जो जिस अवस्था में वो है, कि बचपन में है, युवा है, तरल है, ठोस है, ये सारी क्या है? इसकी अवस्थाबोधक है। आकार बोधक, आकार मतलब किस साइज़ का है, किस शेप का है, तो लंबा है, नुकीला है, विशाल, चौकोर, ये सारी क्या है? हमारी आकार बोधक है। रंग बोधक, रंग बोधक में सारे रंग आ जाते हैं। यहाँ जैसे सफ़ेद, काला, हरा, नीला, लाल दे रखा है, वैसे इसमें रंग बोधक में सारे रंग आ जाते हैं। अगला है आपका स्थान बोधक कि कहाँ, कौन से स्थान पे है, दाया है, बाया है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, तो ये क्या है? हमारे स्थान बोधक। तो ये तो हमने पहला पढ़ लिया गुणवाचक। अब अगला पढ़ेंगे हम परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है? जिन विशेषण शब्दों से नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक शब्द विशेषण कहते हैं। मतलब जिनसे आपको ये पता चल रहा है कि वो चीज़ क्वांटिटी में कितनी है, उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दे रखा है आपको कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो 2 मीटर क्या है? उसकी क्वांटिटी बता रहा है उसकी। तुमने बहुत समय ले लिया, बहुत क्या है? उसका विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। इस थैले में 4 किलो चीनी है, तो 4 किलो उसका परिमाणवाचक विशेषण है। और ज़्यादा बातें ना बताओ, तो ज़्यादा, तो जिससे भी हमें उसकी क्वांटिटी पता चलती है वो परिमाणवाचक है। अब अगला है आपका संख्यावाचक। तो नाम से आपको पता चल रहा है संख्या, कि संख्या में वो कितना है। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल है समझना कि जिसमें आपको उसकी, उनके नामों से ही आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे गुणवाचक बोल रहा है वहाँ पे गुण की बात हो रही है, जहाँ पे परिमाणवाचक बोल रहा है वहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है कि कितने क्वांटिटी में है वो, और जहाँ पे संख्यावाचक की बात हो रही है वहाँ पे संख्या बता रहा है कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम जिसकी भी बात हो रही है वो कितनी संख्या में है। जैसे यहाँ दे रखा है श्याम के पास 4 पुस्तकें हैं, तो 4 क्या है? विशेषण है पुस्तकों का, तो उसके पास 4 पुस्तकें हैं। या मेरे पास 6 आम हैं, तुम्हारे पास 2 सेब हैं, तो ये क्या है? उसकी संख्या बता रहा है। अगला है संकेतवाचक। तो संकेत क्या होता है? किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करना है, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना आपको।
तो जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं संकेतवाचक। जैसे ये कपड़ा किसका है, वह बाग हमारा है। तो इन वाक्यों में ये विशेषण कपड़े की ओर तथा वह विशेषण बाग की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बता रहा है ना कि ये कपड़ा किसका है, वह बाग किसका है। तो इसमें ये और वह क्या है, हमारा संकेतवाचक विशेषण है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या है, जिन विशेषणों को व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। बनारसी साड़ियाँ सभी जगह प्रसिद्ध है। तो बनारस क्या है, हमारा किसी खास जगह के नाम को या किसी इंसान के नाम को, कोई ख़ास पर्टिकुलर नाम जो होता है, जो ख़ास नाम होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो बनारस एक जगह का नाम है और उसमें क्या लिखा है, बनारस की साड़ियाँ बहुत जगह प्रसिद्ध हैं। तो बनारस हमारा व्यक्तिवाचक है और उसका विशेषण क्या बनाया है, हमारा बनारसी। भैया कोल्हापुरी चप्पल खरीद कर लाए हैं। तो कोल्हापुर क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक है और उसका विशेषण हमने क्या बनाया है, कोल्हापुरी। तो यहाँ पे दिखाया कि व्यक्तिवाचक से विशेषण कैसे बनाया है इन्होंने। ओके, भारतीय संगीत सभी को भाता है। तो भारतीय क्या है, भारत क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक है और उसका विशेषण क्या बनाया है, भारतीय। तो ये थे आपके कि विशेषण क्या होता है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक और संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। अब अगला पढ़ेंगे हम। अगले पॉइंट में है आपका कि विशेषणों की रचना कैसे आप कर सकते हो, कैसे विशेषण आप बना सकते हो। तो कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, कुछ तो शब्द होते हैं जो पहले से ही विशेषण होते हैं, उनको विशेषणों के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, स्वस्थ, सुंदर, छोटा, मोटा, गोरा, काला, ये सब क्या है, ये पहले से ही विशेषण है। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है। और कुछ शब्द क्या होते हैं, उनकी संज्ञा या सर्वनाम में या क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर, मतलब उनके आगे कोई शब्द जोड़कर या उनके पीछे कोई शब्द जोड़कर आप विशेषण बना सकते हो। तो ऐसे विशेषणों को यौगिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि वो दो से मिलके बना है इसलिए वो यौगिक विशेषण है। जैसे लोभ विशेषण है, लेकिन उस लोभ का कैसे बनाया इन्होंने, ई लगा दिया, लोभी। गुणवान, ये उसका विशेषण बना दिया है। दैनिक, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको और भी बहुत से दे रखे हैं। जैसे स्वर्ग का विशेषण बनाया है, स्वर्गीय। प्रेम का प्रेमी, पूजा का पूज्य, पर्वत का पर्वतीय, देव का दैवीय, ज्ञान का ज्ञानी, उपज का उपजाऊ, पंजाब का पंजाबी। तो इसी तरीके से ये और भी विशेषण है जो आपको पढ़ने हैं और ध्यान देना है। अब है आपका विशेषणों की अवस्थाएं। अब अवस्थाएं क्या होता है, विशेषणों द्वारा व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थानों आदि की विशेषता बताई जाती है। ऐसे में कोई भी विशेषता किसी विशेष्य से कम तथा किसी से अधिक बताई जा सकती है। तो ये होता है कि विशेषण तो बताता है, विशेषता तो बताता है, लेकिन कभी क्या होता है कि कोई विशेष्य कम है या ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया राधा सुंदर है, राधा श्वेता से अधिक सुंदर है। राधा क्या है, श्वेता से अधिक सुंदर है या राधा श्वेता से कम सुंदर है। तो ये क्या है, विशेष्य से कम या ज़्यादा हो सकता है। विशेषता का कम या अधिक होना उसकी तुलनात्मक अवस्था होती है। जब विशेषता किसी से कम या ज़्यादा होती है तो वो उसकी कौन सी अवस्था होती है, तुलनात्मक, मतलब कंपैरिजन है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पे बताया कि तुलना की दृष्टि से कितनी विशेषताएं होती हैं, 3 होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है आपका मूलावस्था। ये विशेषण का मूल रूप होता है, इसमें विशेष्य की किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे सुरेश एक बुद्धिमान बालक है। मूल अवस्था में क्या है कि जो है वो वही रहेगा, ना उसे कम किया जाएगा ना उसे ज़्यादा किया जाएगा। जैसे आम खट्टा है तो वो खट्टा है, ये नहीं बोलेंगे आम सेब से ज़्यादा खट्टा है या आम सेब से कम खट्टा है, ये नहीं बोलना है। मूलावस्था में वो चीज़ वैसे ही रहती है। जैसे इन्होंने आपको उदाहरण में दिया है सुरेश एक बुद्धिमान बालक है, तो बस ये मूलावस्था यही है इसकी। अब है उत्तरावस्था। ये विशेषण का वो रूप होता है जो 2 विशेष्यों की विशेषताओं की तुलना करता है तथा एक दूसरे से अधिक या कम बताता है। तो उत्तरावस्था में क्या होता है, आप कंपैरिजन करते हो कि उससे कम है या उससे ज़्यादा है दूसरे विशेष्य से। तो यहाँ दे रखा है ना, सुरेश रवि से अधिक बुद्धिमान है। तो सुरेश और रवि क्या है, विशेष्य है और अधिक बुद्धिमान है। तो ये आपका क्या है, उत्तरावस्था, जिसमें कम या ज़्यादा बताते हो। उत्तमावस्था क्या है आपकी, ये विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में कम अथवा बढ़ाकर बताता है। उत्तम अवस्था में क्या होता है, वो जो विशेष्य है जो भी आपका, आप उसे सबसे या तो कम बता रहे हो या सबसे ज़्यादा बता रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है सुरेश कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान बालक है, मतलब वो सबकी बात कर रहे हैं उसमें।
इसमें तो हम कंपैरिजन कर रहे थे सुरेश और रवि का, लेकिन इसमें क्या है, हम सब की बात कर रहे हैं कि वो सबसे अधिक है या सबसे मूर्ख है, ये बोला जाता है। तो ये 3 अवस्था थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। अब अगला है, सॉरी, तो यहाँ पे है कि नीचे कुछ विशेषणों की अवस्थाएं दी जा रही हैं, इनका अध्ययन करो। तो यहाँ पे दे रखा है कि कुछ विशेषण हैं, उनके अलग अलग अवस्थाएं दी हैं। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, मतलब मूलावस्था क्या है, उच्च की उच्च ही है, उत्तरावस्था में उच्चतर हो जाता है, उत्तम अवस्था में उच्चतम हो जाता है। इसी तरह निकट का निकटतर, निकटतम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, योग्य का योग्यतर, योग्यतम, तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम। इसी तरीके से आपको इन शब्दों की तीनों अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम आज एक चीज़ और करेंगे, हम अपने लेसन के साथ एक पत्र भी करेंगे, क्योंकि पत्र आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो इसलिए मैं आपको पत्र भी इसके साथ करवा रही हूँ, वो पत्र भी आपको याद करना है। यह है आपका पत्र लेखन। भाषा के द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है। हम परिस्थितियों, संकोच या दूरी के कारण अपने विचारों को प्रकट करने में, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ पत्र क्या होता है। पत्र में क्या लिखते हैं हम कि हमारे जो भी हमारा हाल चाल है या जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, उसकी जब हमें एक दूसरे तक पहुँचाना होता था पहले के टाइम पे, अब तो फ़ोन चल गया है, लेकिन पहले के टाइम पे लोग पत्र लिखते थे। तो जब हम पत्र लिखते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें कि अपनी जो बात होती है उसको कम से कम शब्दों में बताना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि पत्र जितना छोटा रहता है और जितना आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, वो सामने वाले को उतने अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके ज़रिए हमें समझ में आएगा कि पत्र कैसे लिखना चाहिए। तो ये लिखा कि पत्र लिखने से पूर्व ये निश्चित होना चाहिए कि पत्र किसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है। तो पत्र लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पत्र किसे लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो उस पत्र में। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंध और पद के अनुसार शिष्टापूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब ये होता है कि आप जिसे पत्र लिख रहे हो तो उसके मतलब शिष्टाचार होता है कि आप उसको उतने आदर के साथ उससे बात करोगे। अब वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है या आपका हम उम्र है, तो उसके हिसाब से ही आप उसको उसमें पत्र में उसका नाम लिखोगे या उसके बारे में बात करोगे। पत्र की भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। मतलब पत्र में जो हम भाषा लिखते हैं वो बहुत ही आम होनी चाहिए और इतना असरदार होनी चाहिए कि सामने वालों को पढ़ के समझ में आ जाए आराम से। ज़्यादा बातों को उलझा के या गोल मोल करके नहीं लिखना चाहिए पत्र में। पत्र में व्यर्थ की बातें अथवा अशिष्ट शब्द नहीं लिखने चाहिए। अभी बताया मैंने आपको कि गोल मोल बातें नहीं करनी चाहिए। जो बातें आपके काम की नहीं है वो पत्र में नहीं लिखना है। जो मेन टॉपिक है आपका, जो मेन मुद्दा है, वो आपको पत्र में लिखना है। पत्र का आरंभ और अंत अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो यहाँ दे रखा है कि पत्र की स्टार्टिंग और एंडिंग आपको अच्छे से करनी है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, आपको पत्र का एक नमूना दिखा रखा है, आदरणीय जी। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो जिसको आप पत्र लिख रहे हो। फिर क्या लिखेंगे हम, सादर प्रणाम। उसके बाद मैं यहाँ कुशलतापूर्वक को सबसे पहले बताएंगे कि मैं यहाँ ठीक हूँ। उसके बाद आपको जो भी आपको अपना मैटर लिखना है वो लिखेंगे। फिर पता और दिनांक, उसके बाद आपकी प्रिय पुत्री, पुत्र, जो भी आपका नाम है वो लिखा जाएगा यहाँ। अब हम आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ दिखा रखा है पत्र लिफाफे पर पत्र पाने वाले का पता। अब जब आप किसी को पत्र लिखोगे तो उसका एड्रेस लिखोगे। तो सेवा में श्रीमती पुष्पा दत्त, नया बाजार, जिसका भी आप भेज रहे हो उसका और अपना नाम, तो ये आप लिखोगे। और इसके बाद है आपका उपयुक्त संबोधन और अभिवादन, कि आप किसी को कैसे संबोधित करते हो, मतलब कैसे उसके बारे में बात करोगे। तो यहाँ है जिसे पत्र लिखा जाना है। अब जिसे पत्र लिख रहे हो अगर वो आपसे बड़े हैं तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, मान्यवर, पूज्य, पूजनीय, माननीय, तो ये यूज़ करते हैं जो हमसे बड़े होते हैं। और अभिवादन कैसे करेंगे हम, शुरुआत कैसे करेंगे पत्र की, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमसे बड़े हैं तो हम उनको इज्जत दे के ही बात करेंगे। और अंत में क्या लिखते हैं हम, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी या आपका विनीत, इस तरीके से आप पत्र का एंड करोगे। अब यहाँ है बराबर वालों के लिए, जो हमारे हम उम्र होते हैं उन्हें हम कैसे बोलते हैं, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, ऐसे करके हमें स्टार्ट करना होता है। अब उसके बाद आप क्या लिखते हैं, नमस्ते या नमस्कार। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम अपने बारे में कि तुम्हारी सखी या तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारी दोस्त, ये लिखेंगे लास्ट में। और जब हम अपने से छोटों की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, चिरंजीव। उसके बाद सप्रेम आशीर्वाद, प्रसन्न रहो या स्नेह, इस तरीके से लिखेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, शुभ चिंतक, तुम्हारे हितैषी या शुभ चिंतिका, जो भी आप लड़का हो या लड़की हो उसके हिसाब से। अब आप जिन्हें आप जानते हो उनके लिए क्या लिखोगे, प्रिय या श्री या श्रीमती, श्रीमान, इस तरह लिख के फिर उनका नाम लिखोगे कि श्रीमती, जो भी आपका नाम है वो लिखोगे। उसके बाद नमस्ते या नमस्ते, नमस्कार। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, भवदीय या भवदिया।
और अपरिचित जनों मतलब जिनको आप नहीं जानते हो और उनको आप पत्र लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, प्रिय महोदय, प्रिय महाशय, ये सब लिख के उसके बाद आप लिखोगे नमस्ते और लास्ट में वही भवदीय या भवदिया। अब यहाँ पे बोला है कि पत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिगत पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र में वो पत्र आता है जो हम अपने जान पहचान वालों को लिखते हैं, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची। प्रार्थना पत्र क्या होते हैं? प्रार्थना पत्र जैसे हम कहीं पे छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, जैसे हम स्कूल में लिखते हैं ना प्रार्थना पत्र कि हम बीमार हैं तो उसके लिए हमें छुट्टी चाहिए। व्यावसायिक पत्र क्या होता है? जिसमें आप काम से जुड़े कोई बात कर रहे हो, व्यवसाय से जुड़ा कोई बात कर रहे हो। और सरकारी पत्र जो सरकारी लोगों को लिखा जाता है, जैसे आपके गली में नाले बहुत ख़राब है तो आप एनसीडी को पत्र लिख रहे हो तो उसमें जो आप सरकारी काम कर रहे हो तो उसे सरकारी पत्र कहते हैं। लेकिन हम जो पत्र करने वाले हैं वो है आपका अनुपस्थिति दंड माफ़ करवाने हेतु पत्र। मतलब आप किसी दिन आपने स्कूल मिस कर दिया है और उसके लिए आप पे जो फ़ाइन लगा है वो आपको माफ़ करवाना है अपनी टीचर से या प्रिंसिपल से, तो आप उसके लिए पत्र लिखोगे। और आपको ये पत्र याद भी करने हैं और आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो पहला है आपका अनुपस्थिति दंड माफ़ करने हेतु प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पत्र आप पहले क्लासेस में कर चुके होंगे तो इसलिए आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, दूसरा लिखेंगे माननीय प्रधानाचार्य निर्मल बाल विद्यालय, लेकिन यहाँ हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, साग पब्लिक स्कूल। इन्होंने लिखा है इलाहाबाद, इसकी जगह हम लिखेंगे दिल्ली। उसके बाद है महोदय, फिर सविनय निवेदन ये है कि कल आंधी और मूसलाधार वर्षा होने के कारण मैं समय पर विद्यालय ना आ सका था, इस कारण मुझ पर अनुपस्थित दंड लगा दिया गया है। इसमें इन्होंने ये बताया कि बहुत बारिश होने की वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाया तो जिसकी वजह से मुझ पर फ़ाइन लगा है। मेरी अवस्था दंड देने की नहीं है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर लगा अनुपस्थिति दंड माफ़ करने की कृपा करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो उसने बताया कि मैं फ़ाइन नहीं दे सकता तो इसीलिए आप जो है मेरी फ़ीस माफ़ कर दें, इसके बाद मैं आपका आभारी रहूँगा। और लास्ट में उन्होंने लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़का है तो शिष्य और लड़की है तो शिष्या, और आपका का आपकी। फिर इन्होंने अपना नाम और कक्षा लिखा है, आप अपना नाम और कक्षा लिखेंगे। तो ये लेटर है आपको कॉपी में करना है और इसके साथ मैं एक और लेटर भेजूँगी आपको, वो भी आपको कॉपी में करना है। तो ये दोनों पत्र और जो हमारी बैक एक्सरसाइज है अब हम वो करते हैं। तो लेसन किया था हमने विशेषण वाला, उसके अब हम बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये अमरूद कच्चे हैं तो इसमें विशेषण छांट कर लिखने हैं हमें। तो कच्चे। लाल किला बहुत बड़ा है तो बड़ा उसका विशेषण है। काली भैंस घास खा रही है तो काली। मीना को बंगाली रसगुल्ले अच्छे लगते हैं तो क्या आएगा? बंगाली। पांडव 5 भाई थे तो 5। अब निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। तो यहाँ 2 के वाक्य मैंने बनाए हैं, बाकी 3 के आपको खुद बनाने हैं। जैसे उत्तरी, उसका घर उत्तरी दिशा में है। दयालु, वह बहुत दयालु है। तो ये थे आपके वाक्य बनाओ। अब लास्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों से संबंधित भेद का नाम लिखिए। यहाँ पे क्या विशेषण यूज़ किया गया उसके हिसाब से हमने इसके भेद लिखे हैं। मुझे थोड़ा दूध दीजिए तो यहाँ पे आएगा संकेतवाचक। ये लड़की अच्छा गाती है तो अच्छा गाती है उसका गुण है तो गुणवाचक। पिताजी बंगाली रसगुल्ले लाए तो बंगाल क्या था हमारा? व्यक्तिवाचक, और उसका हमने पलट दिया, उसको विशेषण को बना दिया तो बंगाली हो गया, तो इसमें आएगा व्यक्तिवाचक। श्वेता की साड़ी गुलाबी है तो ये गुणवाचक है। उसके पास 2 पुस्तकें हैं तो वो परिमाणवाचक है। ये सारा काम आपको कॉपी में करना है। ये काम और लेटर, ये दोनों काम आपको कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।